26 मार्च 2011 को ओहायो के फाइंडले शहर में एक दिल दहला देने वाला अपराध हुआ जिसने पूरे समुदाय को चौंका दिया। इस दिन एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई जिसका शव रेलवे ट्रैक के पास मिला। शुरुआत में ये एक साधारण हत्या का मामला लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी कई चौंकाने वाले राज सामने आए। कई सवाल उठने लगे, जैसे कि किसने की ये हत्या, क्यों उसे इतनी बर्बरता से मारा गया और क्या थी उस रात की सच्चाई। क्या था इस खौफनाक कहानी के पीछे का रहस्य, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और इस भयानक अपराध की पूरी सच्चाई का पता लगाएं। ये कहानी है विश्वासघात, हिंसा और न्याय की एक लंबी लड़ाई की। हमारे साथ जुड़ें जब हम इस चौंकाने वाले मामले की गहराई में जाकर हर एक विवरण का खुलासा करेंगे। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन कहानी पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 27 मार्च 2011 को रात करीब 2 बजे एक रेलवे कर्मचारी ने ब्लेंचर्ड नदी के डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ब्रिज के पास पटरियों के बीच कुछ देखा। पहले तो उसे लगा कि शायद वो चीज कोई हिरण है, लेकिन जब उसने करीब जाकर देखा तो पता चला कि वो एक लड़की का बेजान शरीर था। उस कर्मचारी ने तुरंत पुलिस को बुलाया और पुलिस के पहुंचने पर उनमें से एक पुलिसकर्मी ने शव की पहचान वेरा जो रीगल नाम की एक लड़की के रूप में की, जो वहां से कुछ ही ब्लॉक दूर सेंटर स्ट्रीट पर रहती थी। वेरा जो का जन्म 11 जुलाई 1986 को अमेरिकी राज्य ओहायो के फाइंडले शहर में वर्ना मेसर स्मिथ और विलार्ड रीगल के घर हुआ था। वो मेंटली रूप से विकलांग थी और डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित थी। पटरी पर उसका शव मिलने से पहले वेरा जो ने एक भयानक जीवन जिया था। वो सिर्फ 11 साल की थी जब उसके पिता ने उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उसके पिता को उसके यौन शोषण का दोषी पाया गया और उसे लिमा के एलन सुधार संस्थान में 20 साल की सजा सुनाई गई। वेरा जो में 8 साल के बच्चे जैसी संज्ञात्मक क्षमताएं थी। पढ़ने और मैथ्स में चुनौतियों के बावजूद उसने स्पेशल क्लासेस में भाग लिया और 2005 में हाई स्कूल डिप्लोमा प्राप्त करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। जो लोग उसे जानते थे उनके बीच वेरा को एक सौम्य और संयमित व्यक्ति के रूप में सराहा जाता था, जिसे नेटिव म्यूजिक के साथ गाने में मजा आता था। उसने अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करने के अवसरों को अपनाते हुए कई ओलंपिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। ट्रेन की पटरियों पर हुई इस भयानक खोज के बाद पहले तो यह अनुमान लगाया गया कि वेरा जो को ट्रेन ने टक्कर मारी थी, हालांकि उसके शव परीक्षण से कुछ और ही पता चला। डॉक्टर मार्क फोक्स ने निर्धारित किया कि उसके धड़, सिर और पैरों पर कुंद बल और तेज बल के आघात लगे थे और ये हमला ट्रेन की पटरियों पर किया गया था जहां उसका शव मिला था। वेरा जो की हत्या की खबर पूरे इलाके में फैल गई, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और अपराधियों की गिरफ्तारी होने में भी ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि अगले ही दिन पुलिस अधिकारियों ने वेरा जो की दुखद मौत के सिलसिले में टिफिन शहर से 21 साल के डेनियल बिक्सलर और फोस्टोरिया शहर से उसकी 17 साल की गर्लफ्रेंड निकोल पीटर्स को गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि वेरा की हत्या से ठीक 3 सप्ताह पहले बिक्सलर को जेल से रिहा कर दिया गया था। सेनेका काउंटी में चोरी, डकैती और चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के आरोपों पर सजा के बाद जुलाई 2008 में उसकी कैद शुरू हुई थी। बिक्सलर का इतिहास हिंसा और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और पैटर्न से भरा हुआ था, जो उसके टीनेज के समय से शुरू हुआ और उसके एडल्ट होने के समय तक भी जारी रहा। उसे पहले अपनी युवावस्था के दौरान मारपीट और घरेलू हिंसा के आरोपों का भी सामना करना पड़ा था, जिसमें एक 7 साल के बच्चे पर बेसबॉल बैट से हमला करने की विशेष रूप से परेशान करने वाली घटना भी शामिल थी। वेरा जो की मौत की जांच जारी रहने के दौरान बिक्सलर और पीटर्स पर गंभीर हत्या का आरोप लगाया गया। पुलिस के जासूसों को पता चला कि अपनी मौत के समय वेरा जो ब्रुक्स परिवार के साथ रह रही थी और पिछले 5 सालों से उनके ही साथ रहती थी। जैक ब्रुक्स के साथ वेरा की 17 महीने की एक बेटी थी जिसका नाम उन्होंने विलाडिन रखा था। जैक की मां चेरी ब्रुक्स ने कहा कि वो वेरा जो को अपनी बेटी की तरह देखती थी और बताया कि वेरा आपके लिए कुछ भी करेगी जो आप उससे करने के लिए कहेंगे। घर में जैक के भाई डेनियल और उसकी पत्नी शेनन भी रहते थे। वेरा जो के मृत पाए जाने से लगभग 1 सप्ताह पहले बिक्सलर और पीटर्स उनके पड़ोस में रहने के लिए आए थे। बिक्सलर का किसी पर भी अच्छा प्रभाव नहीं था,
वो वहाँ एक अस्थायी व्यक्ति की तरह जीवन जी रहा था और रोजाना शराब, एक्सटसी, कोकीन और गांजे का सेवन करता था। पुलिस के जासूसों ने ब्रुक्स के घर में एक अजीबोगरीब गतिशीलता का भी पता लगाया। बिक्सलर के पिता डेनियल बिक्सलर सीनियर चेरी ब्रुक्स के चचेरे भाई थे, लेकिन उनके बीच शारीरिक संबंध भी थे, जिससे उन्होंने स्कॉटी नाम की एक बच्ची को जन्म दिया। कई सालों तक ब्रुक्स के घर में दुर्व्यवहार की भरमार थी। डेनियल बिक्सलर पर यौन शोषण के आरोपों के बाद स्कॉटी सहित चेरी के पहले 5 बच्चों को बाल संरक्षण सेवाओं द्वारा ले जाया गया था। यौन शोषण के आरोपों के साथ उस समय बिक्सलर सीनियर को अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड को चाकू मारने के बाद जेल में डाल दिया गया था। जासूसों ने अपनी जांच जारी रखी और उनकी पहली कार्रवाई में वेरा जो की आखिरी ज्ञात गतिविधियों को एक साथ जोड़ना था। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने ब्रुक्स परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ वेरा जो के परिवार से भी पूछताछ की। वेरा की बहन एशली ने बताया कि उसने वेरा को मृत पाए जाने से एक दिन पहले देखा था और वो उस समय ब्रुक्स के घर के बाहर बैठी थी। और जैक और चेरी ने बताया कि वेरा जो हत्या की रात को अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ घर से चली गई थी, लेकिन जब इस आदमी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए उन पर दबाव डाला गया तो वो सिर्फ इतना बता पाए कि वो एक काला व्यक्ति था। हालांकि आगे की जांच में एक परेशान करने वाली कहानी सामने आई। वेरा जो की बौद्धिक अक्षमताओं के कारण उसे रिश्ते बनाने में कठिनाई हुई। जब वो 19 साल की थी तो उसने जैक ब्रुक्स को इसके लिए तैयार करना शुरू कर दिया, जो उस समय सिर्फ 13 साल का था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जो कर रही है वो गलत है। जब वेरा जो की माँ और सौतेले पिता चले गए तो जैक की माँ चेरी ने वेरा जो को रहने के लिए अपने घर में जगह दी, जिसके 4 साल बाद वेरा जो और जैक ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम विलाडिन था। चेरी को अपने बच्चों को घर से बाहर जाने देने में समस्या थी, क्योंकि बहुत से बच्चे उससे दूर हो चुके थे। इसलिए उसने किसी भी अन्य बच्चे को घर से बाहर जाने से मना कर दिया, यहाँ तक कि वयस्क होने पर भी। ब्रुक्स परिवार के कुछ सदस्यों ने तो खुद की तुलना मैनसन परिवार से भी की। वेरा जो की हत्या से पहले के 2 सालों में उत्पीड़न, धमकियों, बाल शोषण, उपेक्षा, लड़ाई और खराब बिहेवियर की शिकायतों के कारण पुलिस को कम से कम 10 बार परिवार के घर बुलाया गया था। 21 जनवरी को वेरा जो की बहन एशली ने पुलिस को फोन किया और कहा कि वेरा को उसकी इच्छा के विरुद्ध घर में रखा जा रहा है और उसे अपने बच्चे के साथ बिल्कुल भी शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। एशली ने बताया कि चेरी ने वेरा जो को उनके साथ रहने देने के लिए केवल इसलिए सहमति जताई क्योंकि उसे सरकार से सामाजिक सुरक्षा विकलांगता के चेक मिल रहे थे। अधिकारी मर्सिया हिल ने रिपोर्ट का जवाब दिया और खुलासा किया कि चेरी वेरा जो की अभिभावक थी और उसकी विकलांगता चेक का भुगतान करने वाली थी। ब्रुक्स परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से जैक और चेरी द्वारा वेरा जो को नियमित रूप से पीटा जाता था। अधिकारी हिल ने बताया कि वेरा जो के चेहरे पर चोट के निशान थे और कट भी लगे थे और उसकी नाक भी टूट गई थी। जब उन्होंने वेरा जो से पूछताछ की तो वेरा ने दावा किया कि चोटें लिमा के उसके एक एक्स बॉयफ्रेंड के कारण आई थी। हालांकि सच्चाई ये थी कि वेरा जो दुर्व्यवहार से इतनी टूट चुकी थी कि उसने वही स्वीकार कर लिया जो उसे करने और कहने के लिए कहा गया था। जब अधिकारी मर्सिया हिल से पूछा गया कि उन्होंने आगे की जांच क्यों नहीं की तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा था कि क्या उन्हें लगता है कि ये वातावरण उनके और उनकी बेटी विलाडेन के लिए स्वस्थ और सुरक्षित है। इस पर वेरा ने उन्हें कहा कि उसे लगता है कि यह सुरक्षित है। मैंने उसे इस कमरे में मौजूद सभी खतरों के बारे में बताया, लेकिन उसने कमरे के चारों ओर देखा और कहा कि उसे बस इतना ही चाहिए था। वेरा जो की कल्याण जांच के दौरान अधिकारी हिल ने यह भी पाया कि घर गंदा था। बाथटब में काली फफूंद भरी हुई थी और सड़े हुए खाने के ऊपर गद्दा रखा हुआ था। घर के अंदर एक सुअर भी रहता था जिसे प्लाईवुड के एक टुकड़े से एक कोठरी में बंद करके रखा गया था। 3 दिन बाद पुलिस एक बाल सेवा कर्मी अधिकारी शॉन नंगस्टर के साथ लौटी, जिसने घर में कॉकरोच देखने की सूचना दी। उनकी रिपोर्ट में कुछ अंश इस प्रकार थे। जब हमने दरवाजा खोला तो घर के अंदर से बहुत ही बुरी गंध आ रही थी। घर बहुत गंदा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि ब्रुक्स परिवार के पास कालीनों के लिए वैक्यूम है। परिवार द्वारा मारपीट के अलावा वेरा जो को खाना भी नहीं दिया जाता था। जैसे ही पुलिस को पिछली कॉल की खबर सार्वजनिक हुई, कम्युनिटी में ये सवाल उठने लगा कि वेरा जो की सुरक्षा के लिए और अधिक कदम क्यों नहीं उठाए गए। स्कूल प्रणाली, सामाजिक सेवा एजेंसियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और कानून प्रवर्तन सभी के पास नियम थे जिनका पालन उन्हें मानसिक विकलांगता वाले लोगों से निपटने के लिए करना आवश्यक है, जो संभावित रूप से मानसिक या शारीरिक शोषण से पीड़ित हो सकते हैं।
ऐसे चेक और बैलेंस बनाए गए जो इन व्यक्तियों को दरारों में गिरने और सिस्टम में खो जाने से रोकने के लिए है। लेकिन कई जांचों के बावजूद वो वेराजो को राज्य द्वारा सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहे। वेराजो की हत्या के बाद उसकी असली मां वर्ना उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए फिंडले शहर वापस आई। उसने ब्रुक्स परिवार के बारे में बात की और मीडिया में टिप्पणी करते हुए कहा कि वो उससे उल्टा बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं उससे प्यार नहीं करती और मैं उसे नहीं चाहती। उसने कहा कि डेनियल और निकोल ने उसकी मौत से कुछ घंटे पहले उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और पूरे ब्रुक परिवार को इसके बारे में पता था। इसके कुछ ही दिनों बाद विलाडेन को ब्रुक्स होम से निकाल दिया गया। उसे पालक देखभाल में रखा गया, जबकि वर्ना और उसके पति ने हिरासत की मांग करने का प्रयास किया। फिर 5 अप्रैल को डेनियल पर पहले से ही गंभीर हत्या, अपहरण के 2 मामलों, अपराधी हमले और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था। साथ ही निकोल पर फिर गंभीर हत्या का आरोप लगाया गया। जांच से पता चला कि हत्या की रात को ब्रुक्स के घर में डेनियल और निकोल दोनों ने वेराजो को यौन रूप से प्रताड़ित किया और पीटा था। इस क्रूर हमले के कई गवाह थे, जिनमें से कुछ ने बताया कि उन्होंने वेराजो को प्रताड़ित किया और उसके पैरों को कुचल दिया। चेरी और डेनियल सीनियर के बेटे स्कॉटी एमंस ने बताया कि हमले के बाद डेनियल और निकोल ने कहा कि वो वेराजो के साथ टहलने जा रहे हैं और उन्होंने उसे अपने जूते पहनने का आदेश दिया। अब तक वेराजो डर चुकी थी। उसने स्कॉटी से पूछा कि क्या वो भी उनके साथ आ सकता है, क्योंकि उसे अपनी सुरक्षा का डर था। जिसके बाद स्कॉटी अपने जूते पहनने के लिए चला गया, लेकिन जब वो वापस लौटा तो जैक ने एक चाकू निकाला और उससे कहा कि वो उनके साथ नहीं जा रहा है। जिसके बाद डेनियल और निकोल ने वेराजो को घर से बाहर निकाल दिया और उसे पटरी की ओर ले गए। उन्होंने ट्रेन की पटरी पर ठंड के मौसम में उसे नंगा कर दिया। जिसके बाद उस अंधेरी रात के आसमान के नीचे निकोल ने वेराजो को एक बार चाकू मारा और डेनियल से कहा, मुझे अपना प्यार दिखाओ। उसने डेनियल को आदेश दिया और चाकू को उसके हाथ में थमा दिया। जिसके बाद डेनियल ने वेराजो की छाती, पीठ और गले पर कई बार चाकू मारा। उसने वेराजो को वहां से भागने से रोकने के लिए उसके पैर में भी चाकू मारा। निकोल ने फिर चाकू वापस ले लिया और वेराजो पर बार बार वार किया। वेराजो ने खुद का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद वो रो पड़ी और कहा कि वो सांस नहीं ले पा रही है, और इसके कुछ समय बाद ही वेराजो ने दम तोड़ दिया। जब डेनियल और निकोल उस रात ब्रुक्स के घर लौटे तो डेनियल ने शेखी बखारी और कहा कि मैंने उस कुतिया को मार दिया और वो पटरियों पर मर गई। गिरफ्तारियों के बाद डेनियल ने पुलिस को हत्या के हथियार, एक कसाई चाकू तक पहुंचाया, जिसे उन्होंने ब्लेंचर्ड नदी में फेंक दिया था। ब्रुक्स परिवार के लोगों ने बताया कि हत्या के पीछे की प्रेरणा ये थी कि वेराजो ने शायद मेस का छिड़काव किया था और परिवार के किसी सदस्य का गर्भपात करवा दिया। और परिवार के कुछ लोगों ने कहा कि वेराजो ने डेनियल को इस्माइल देकर निकोल को नाराज कर दिया था, जिसका गलत अर्थ लगाया गया कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी या उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। कुछ और अफवाहों में यह सुझाव दिया गया कि वेराजो को चेरी के पैर पर गलती से ईंट गिराने के बाद मरना पड़ा। वेराजो के जीवन और दुखद निधन पर मीडिया की भारी चर्चा के बीच कई लोगों ने सवाल उठाए कि ब्रुक्स परिवार के अन्य सदस्यों पर आरोप क्यों नहीं लगाए गए। मानसिक विकलांगता से जूझ रही वेराजो चेरी और उसके रिश्तेदारों के लिए आर्थिक लाभ के स्रोत से ज्यादा कुछ नहीं थी। हालांकि मई महीने के मध्य में खबर आई कि ब्रुक्स परिवार के 4 सदस्यों पर वेराजो की हत्या के संबंध में औपचारिक रूप से बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। उनमें से 18 वर्षीय जैक ब्रुक्स, जो वेराजो के बच्चे का पिता था, पर न्याय में बाधा डालने के 2 आरोप लगे। चेरी ब्रुक्स, माइकल ब्रुक्स जो कि चेरी का 26 साल का बेटा था, और शेनन ब्रुक्स जो माइकल की 21 साल की पत्नी थी, पर न्याय में बाधा डालने का एक आरोप लगा। ये सभी आरोप इस बात से उत्पन्न हुए कि 4 परिवार के सदस्यों ने वेराजो की हत्या की जांच के दौरान पुलिस को गलत जानकारी दी थी और 27 मार्च को वेराजो के शव की खोज के दिन जांच में बाधा डाली थी। इसके अलावा जैक के खिलाफ दूसरा बाधा आरोप यह आरोप था कि उसने एक टीनेजर गवाह को धमकाया था, जो वेराजो की असामयिक मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अधिकारियों के सामने आया था। चारों ने खुद को निर्दोष बताया और चेरी, माइकल और शेनन को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। इसके तुरंत बाद चेरी के सबसे छोटे बेटे 14 वर्षीय चक ब्रुक्स पर भी बाधा डालने का आरोप लगाया गया। जून में डेनियल बिक्सलर ने पागलपन के कारण दोषी न होने की दलील दी
उसने एक परीक्षा दी जिसके बारे में उसके बचाव पक्ष के वकील कीथ शेरलोह ने कहा कि मानसिक मंदता और कम स्तर के आईक्यू के कारण संभावित सीमित समझ व्यक्त की गई थी। न्यायाधीश रेजिनल रोस्टन ने बाद में एक आदेश जारी किया कि डेनियल का कोर्ट डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट सेंटर में मूल्यांकन किया जाए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वो मुकदमे का सामना करने के लिए सक्षम है या नहीं। 2 महीने बाद जेक ने न्याय में बाधा डालने के 2 मामलों में दोषी करार दिया और डेनियल और निकोल दोनों के खिलाफ उनकी आगामी हत्या के मुकदमे में गवाही देने के लिए सहमत हो गया। अदालत में उसने झूठ बोलना स्वीकार किया जब उसने पुलिस को बताया कि वेरा जो अपनी हत्या की रात एक नए बॉयफ्रेंड के साथ घर से चली गई थी। उसने ये भी स्वीकार किया कि उसने वेरा जो की हत्या के बारे में जानकारी देने के बाद एक नाबालिग की जान को खतरा बताया था। माइकल ने भी न्याय में बाधा डालने के एक आरोप में दोषी होने की दलील दी। उसने स्वीकार किया कि डेनियल और निकोल ने उसके और उसकी पत्नी शेनन के सामने हत्या की बात कबूल की थी, जिन्होंने भी उसे दोषी होने की दलील दी। चेरी ने फिर न्याय में बाधा डालने का आरोप स्वीकार किया। उसने स्वीकार किया कि उसे पता था कि वेरा जो डेनियल और निकोल के साथ घर से चली गई थी। फिर भी उसने पुलिस के सामने दावा किया कि वो अपने एक नए बॉयफ्रेंड के साथ घर से चली गई है। अगस्त के अंत में डेनियल को मुकदमे का सामना करने के लिए सक्षम माना गया। हालांकि फिर उसने अपनी दलील बदल दी और उसे गंभीर हत्या, अपहरण, अपराधी हमला और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाया। पूरी अदालती सुनवाई के दौरान वो भावशून्य रहा और उसने स्वीकार किया कि वो वेराजो के साथ पटरियों पर गया था और उसने उसे चाकू मार दिया, जिस पर डेनियल बिक्सलर को 40 साल के लिए पैरोल की संभावना के बिना जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। निकोल ने हत्या की साजिश रचने, अपहरण के 2 मामलों और सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप भी स्वीकार किया। अदालत में पेश होने के दौरान उसने कहा कि वेराजो की हत्या की योजना बनाई गई थी। उसने दावा किया कि जैक, चेरी, गर्थ, जो कि चेरी के बेटों में से एक था, और शेनन ने हत्या की योजना बनाने में मदद की थी और जैक ने उन्हें हत्या करने के लिए एक हथियार मुहैया कराया था। उसने कहा कि हत्या की योजना बनाई गई थी क्योंकि शेनन ने वेराजो पर मैस स्प्रे करके गर्भपात करवाने का आरोप लगाया था। निकोल ने बताया कि ब्रुक्स परिवार का हर सदस्य उस समय मौजूद था जब वेराजो की हत्या से पहले उसे बुरी तरह पीटा गया था। उसने कहा कि उनमें से कई लोगों ने इस हत्या में हिस्सा भी लिया था। डेनियल के वकील कीथ शेरलो ने कहा कि ब्रुक्स परिवार वेराजो से निराश हो गया था और उन्होंने कहा कि वेराजो का कुछ तो करना पड़ेगा। वो किसी को ऐसा करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते रहे और दुर्भाग्य से डेनियल अपने पालन पोषण से, अपने परिवार से, जेल में रहने से और दुर्भाग्य से हिंसा करना ही जानता था, इसलिए उसे चुना गया। जिसके बाद निकोल पीटर्स को 23 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जो कानूनी तौर पर उसे मिलने वाली सबसे लंबी सजा थी। सजा सुनाए जाने के बाद निकोल ने माफी मांगी। उसने कहा कि वेरा एक बहुत प्यारी, दयालु, उत्साही व्यक्ति थी जो जीवन को पूरी तरह से जीती थी। उसे जिस तरह से पीटा गया वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि मुझे खेद है कहने से वेरा को वापस लाने का कोई औचित्य नहीं होगा, लेकिन ऐसा मैं अपने किए की भरपाई करने के लिए कह रही हूँ और अपनी हरकतों की जिम्मेदारी ले रही हूँ। वेराजो की असली माँ वर्ना ने तर्क दिया कि निकोल की माफी सिर्फ जज के सामने दिखावा करने के लिए थी। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद कि ब्रुक्स भी समान रूप से दोषी हो सकते हैं, वेराजो के परिवार को आश्चर्य हुआ कि उन्हें इतनी कम सजा क्यों मिली। वेराजो की कजन बहन अप्रैल ने सवाल किया कि वो जेल में क्यों नहीं है, वो वहाँ क्यों नहीं है जहाँ निकी और डेनियल जा रहे हैं। गर्थ ब्रुक्स को हत्या की जांच में अभियोग का सामना भी नहीं करना पड़ा था। दोषी की दलीलों ने उत्तरों से ज्यादा सवाल खड़े किए, जिनमें से मुख्य रूप से ये थे, क्यों वेराजो को मारने के लिए उन्हें किस बात ने प्रेरित किया? क्या यह ईर्ष्या, बदला लेने की प्यास, बेलगाम क्रोध या किसी विकृत अंतर पारिवारिक भय से प्रेरित था? ये प्रेरणाएं हमेशा के लिए रहस्य बनी रह सकती है, फिर भी एक और गंभीर चिंता बनी हुई है। एक बौद्धिक रूप से विकलांग महिला जो पहले से ही सामाजिक सेवाओं से परिचित थी, आखिर उन लोगों द्वारा नुकसान के लिए इतनी उजागर कैसे हो गई जिन्हें उसकी भलाई के लिए सौंपा गया था? चेतावनी के संकेत स्पष्ट थे, लेकिन शायद वो किनारे पर चले गए। कुछ अटकलें सामने आई जिसमें बताया गया था कि चेरी वेराजो और जैक डेनियल की बेटी विलाडिन पर फिदा थी। कथित तौर पर जब जैक ने वेराजो में रुचि खो दी तो ब्रुक्स परिवार ने उसके लिए कोई और उपयोग नहीं देखा। विलाडिन को अंततः बच्चों की सुरक्षा सेवाओं में भेज दिया गया, जहां उसे गोद लेने के लिए रखा गया था। जैक ने सलाखों के पीछे हिरासत पाने का प्रयास किया था,
लेकिन उसे सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया गया। 2013 में वेराजो के दफन स्थल के समान में एक कब्र का पत्थर स्थापित किया गया। यह उदार योगदान फाइंडले मॉन्यूमेंट कंपनी के को-फाउंडर स्टीव जोन्स की ओर से आया, जो इस कहानी की डॉक्यूमेंट्री गुड नाइट शुगर बेब द किलिंग ऑफ वेराजो रीगल से बहुत प्रभावित थे। इस काले रंग के कब्र के पत्थर पर वेराजो की तस्वीर है, जिसे बैंगनी रिबन से सजाया गया है। आज तक डेनियल और निकोल सलाखों के पीछे हैं, जबकि वेराजो की हत्या में शामिल सभी अन्य व्यक्ति आज़ाद हैं। कहानी पर अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।